Hello and welcome to PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025. देखिए ये जो कानून है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, इसको पिछले साल भारत सरकार ने बिल रख करके फाइनेंस बिल के तौर पे इसको रखा था और इसको पास करके कानून बनाया था। इस कानून की मदद से ऑनलाइन स्पोर्ट्स को रेगुलेट किया जाएगा और इसमें मेनली जो ऑनलाइन मनी गेमिंग स्पोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज, चाहे वो ऑनलाइन मनी गेमिंग स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराना या सिर्फ उसके एडवर्टीजमेंट्स कराना या उसके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करना, एनी एक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन मनी गेमिंग हैज बीन प्रोहिबिटेड एज पर दिस एक्ट। तो बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग को प्रोहिबिट नहीं किया गया है, बैन नहीं किया गया है, बट ऑनलाइन मनी गेमिंग को, ऑनलाइन खेलते हुए पैसे कमाने का जो भी गेम था उन सबको बैन किया गया और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बैन किया गया है। तो अगर ऑनलाइन मनी गेम सर्विस अगर कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है तो उस प्लेटफॉर्म को रन करने वाले लोगों के ऊपर 1 करोड़ का फाइन या 3 साल की सजा हो सकती है। साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट के केस में अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग नहीं रन कर रहे हैं लेकिन आप सिर्फ उसका एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं तो उस केस में भी 2 साल की सजा और 50 लाख का फाइन हो सकता है। एंड दीज ऑफेंसेज आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, मतलब सीरियस ऑफेंस के तरीके से इनको कंसिडर किया जाएगा। ये जब बिल ही रखा गया था पिछले साल, तभी कई सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग चलती थी, जैसे कि ड्रीम 11, माई सर्कल 11, उन सबको समझ आ गया था कि उनको अब अपना एक्टिविटी बंद करना होगा। सो लास्ट ईयर व्हेन दिस बिल वाज पुट इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर एंड देन सब्सिक्वेंटली पास्ड, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट होगा 1 मई से, 1 मई 2026 आने वाले महीने से। लेकिन पिछले साल जब ये बिल रखा गया और उसको पास किया गया, उसके बाद से ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्टिविटीज़ थी, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, ये सब बंद हो गए। आपको याद होगा अदरवाइज कि पिछले साल जब आईपीएल चलता था तो उस टाइम में कितना ये सब ऐड आता रहता था, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन इज दिस एक्ट ओनली। ये जो कानून लाया गया है जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया गया है, इसके पीछे का मेन मकसद है जब कि जो यंगस्टर्स एडिक्टेड हो जाते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर के, क्योंकि शुरुआत में कुछ पैसे आ जाते हैं और उस कारण से फिर उनका शौक और बढ़ जाता है, देन स्लोली दे गेट एडिक्टेड। वो एडिक्शन के बाद लेटर ऑन दे बिकम विक्टिम टू ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सारे केसेस में, और फिर जब उनको पैसों की कमी होती है तो फिर वो अलग अलग क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये सब एक विशियस साइकिल देखने को मिल रहा था बिकॉज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। रिसेंटली एक बड़ी दुखद घटना हुई दिल्ली में, आपने अगर उसके बारे में सुना हो तो। एक यंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट गर्ल को उसके ही हाउस हेल्प ने, फॉर्मर हाउस हेल्प ने मार दिया। राहुल मीना करके था वो। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, द विक्टिम, एंड हर फादर वॉज एन आईआरएस ऑफिसर। शी वॉज मर्डर्ड एंड किल्ड। इस केस में भी जो अक्यूज था राहुल मीना, ही वॉज एन ऑनलाइन मनी गेमिंग एडिक्ट, और उस एडिक्शन के कारण उसको पैसों की ज़रूरत थी और जिस कारण से फिर उसने ये क्राइम किया। ऑफ कोर्स इसमें मॉलेस्टेशन का भी मामला है, तो सिर्फ पैसों का मामला नहीं होगा, बट ही वॉज ऑन ऑनलाइन गेमिंग मनी गेमिंग एडिक्ट एज वेल। तो कहीं ना कहीं ये जो एडिक्शन है दैट वाज आल्सो अ रीजन। तो ये जो एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए फिर ये कानून लाया गया लास्ट ईयर और ऑनलाइन मनी गेमिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब करंट न्यूज़ ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कानून तो पिछले साल आ गया था लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स नोटिफाई किए हैं भारत सरकार ने अभी। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026। तो कानून तो मोटा मोटा प्रोविजन होता है, फिर उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिटेल्ड प्रोविजंस बाद में लाए जाते हैं
इन फॉर्म ऑफ रूल्स या बाई लॉज। तो इन सबको कहा जाता है, रूल्स या बाई लॉज को कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो एग्जीक्यूटिव्स खुद प्रिपेयर करते हैं। पार्लियामेंट में ब्रॉडर कानून पास करने के बाद फिर एग्जीक्यूटिव्स प्रिपेयर करते हैं इन ऑर्डर टू गिव इम्प्लीमेंटेशन टू दैट लॉ, इसीलिए इनको कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये जो रूल्स लाए गए हैं दैट हैव बीन ब्रॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एज पर दिस न्यू एक्ट, ये जो नया कानून है इसकी मदद से एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, OGAI। दिस विल बी द रेगुलेटर, दिस अथॉरिटी विल बी रेगुलेटर फॉर ऑनलाइन गेमिंग। इस अथॉरिटी का पहला काम होगा कि ऑनलाइन गेम्स को क्लासिफाई करे वो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन सोशल गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स, ये तीन मोटे मोटे कैटेगरी में ऑनलाइन गेमिंग को कैटेगराइज किया जाएगा बाय दिस रेगुलेटर। और ऑनलाइन मनी गेमिंग को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया जाएगा, बैन किया जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स अलाउड होंगे। ऑनलाइन सोशल गेम्स वो होते हैं जहां पे लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं थ्रू गेम्स जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फन, जैसे लूडो खेल रहे हैं 4-5 लोग ऑनलाइन एक साथ मिल करके। और ई स्पोर्ट्स होता है जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है, लेकिन उसमें भी ई स्पोर्ट्स में मनी अगर अलाउ किया गया तो उसको कहा जाएगा ऑनलाइन मनी गेम। अगर मनी ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं किया गया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सिंपली ई स्पोर्ट्स। तो जैसे कि लोग मिलकर के पबजी खेल रहे हैं, काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं, तो वो सब ई स्पोर्ट्स में आएगा। लूडो खेल रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, तो वो सब ऑनलाइन सोशल गेम्स में आएगा। तो इस रेगुलेटर का काम है OGAI का कि पहले ऑनलाइन गेम्स को क्लासिफाई करे, ऑनलाइन मनी गेम्स, सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स। मनी गेम्स के ऊपर पूरी तरह से बैन होगा, बाकी जो रिमेनिंग गेम्स होंगे उनको रन करने वाले प्लेटफॉर्म्स को अपने आप को रजिस्टर करना होगा। बट रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स आर नॉट मैंडेटरी, ओनली दोज ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स जिनमें इस रेगुलेटर को लगता है कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, कंसीडरिंग द रिस्क परहैप्स इफ इट इंक्लूड्स चिल्ड्रेन, या स्केल ऑफ पार्टिसिपेशन इज वेरी हाई, इन दैट केस those online social games and esports platform have to register themselves. So point ये है कि online money gaming will be completely banned, online social games and esports have to register, but not all of them, only those who are having some risk regarding users या scale of participation is high। तो एक क्राइटेरिया बनाएगी OGAI और उसके हिसाब से ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड या ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को अपने आप को रजिस्टर करना होगा। सो दिस इज द न्यू लॉ। दिस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज दिस एक्ट। तो इस एक्ट के बारे में पहले मोटी मोटी बातें लिख देंगे कि इस एक्ट में कहा क्या गया है। इस एक्ट को लाया गया ताकि और इसकी मदद से एक रेगुलेटर बनाया गया, उस रेगुलेटर को काम दिया गया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन करे। अब क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब आपको प्रोज एंड कॉन्स, फेवर एंड अगेंस्ट दोनों में कुछ कुछ आर्गुमेंट्स देने। तो फेवर में तो ऑफकोर्स आप आर्गुमेंट देंगे कि जो क्राइम्स बढ़ रहे थे, सोशल क्राइम्स, उसके अलावा जो एडिक्शन बढ़ रहा था ऑनलाइन गेमिंग के कारण, फैमिली के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ रहा था, वो सब रुकेगा। कंसर्न्स ये है कि ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्टिविटीज़ थी इससे भारत सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स लाइक ड्रीम 11 एंड माई सर्कल 11। ड्रीम 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैड बिकम स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एज वेल। तो ये इतनी बड़ी कंपनी हो गई थी, तो इस कारण से उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही होंगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि सारे ऑनलाइन गेमिंग्स को बैन नहीं किया जाना चाहिए। वी शुड सी कि पहले हमें सेग्रीगेट करना चाहिए गेम्स को इन स्किल वर्सेस चांस गेम। जो प्योरली चांस वाले गेम हैं, तुक्के वाले गेम हैं, उनको बैन करना चाहिए क्योंकि वो एक तरीके से लॉटरी से जैसा है। लेकिन जहाँ पे थोड़ा स्किल चाहिए उनको बैन नहीं किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑन दिस स्किल वर्सेस चांस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स को अलाउ किया था टू परफॉर्म, सेइंग दैट सम स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर सच प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अब इस नए कानून में एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है ऑन एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन मनी स्पोर्ट्स, चाहे वो उसमें स्किल लगे या ना लगे। सो दैट इज हाउ दिस act can be seen to be going slightly away, diverging away from Supreme Court's direction where it has said that skill based online gaming should not be banned। तो ये सब मोटी मोटी बातें हैं, प्रोज एंड कॉन्स आप लिख सकते हैं। इसके
मदद से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आर्सेनिक एंड फ्लोराइड कॉन्टामिनेशन इन ग्राउंड वाटर। जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन अगर ग्राउंड वाटर में बढ़ जाए तो उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं। स्किन खराब होता है, स्किन पे इस तरीके से लेसेंस आ सकते हैं। नर्वस सिस्टम या किडनी डैमेज हो सकता है। अगर आर्सेनिक रिच या आर्सेनिक कंसंट्रेटेड वाटर को हम कंज्यूम करें तो नर्वस सिस्टम, किडनी डैमेज हो सकता है, कैंसर तक हो सकता है इन सम एक्सट्रीम केसेस। वैसे ही अगर फ्लोराइड कॉन्टेमिनेशन वाले वाटर को हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम करें तो टीथ हमारी येलो हो सकती है इस तरीके से, येलोइंग ऑफ टीथ। साथ ही साथ बोन्स को डैमेज होता है, और बोन्स डैमेज के कारण जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है स्केलेटल फ्लोरोसिस। तो फ्लोराइड कंटामिनेशन के कारण टीथ एंड बोन्स को नुकसान होता है। आर्सेनिक कंटामिनेशन के कारण स्किन, नर्वस सिस्टम, किडनी, ये सब का इंपैक्ट होता है। साथ ही साथ कैंसर भी हो सकता है। इन्हीं सब कारणों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुओ मोटो तरीके से, मतलब खुद से ही, इसमें कोई केस गया नहीं था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, उसने खुद से ही सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे भी फ्लोराइड या आर्सेनिक कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम ज़्यादा है, उनको डायरेक्शन दिया है कि अपने अपने स्टेट्स के अंदर आर्सेनिक एंड फ्लोराइड कंटामिनेशन को आप रिड्यूस करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जल जीवन मिशन को ठीक से इंप्लीमेंट करें। बेसिक सी बात यही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ड्रिंकेबल वाटर सप्लाई करना है टू रूरल हाउस होल्ड। तो जल जीवन मिशन का रूरल एज वेल एज अर्बन कंपोनेंट को ठीक से इंप्लीमेंट करे, ये एनजीटी ने डायरेक्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को। साथ ही साथ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया है कि आप मॉनिटर करते रहें कि भारत के अलग अलग जगहों पे आर्सेनिक एंड फ्लोराइड कंटामिनेशन कितना है इन द ग्राउंड वाटर। अगर हम आर्सेनिक कंटामिनेशन की बात करें तो आर्सेनिक कंटामिनेशन सबसे ज़्यादा जिन एरियाज में है वो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। जिन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक कंटामिनेशन का प्रॉब्लम है वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड असम। असम की अगर अगर हम बात करें तो परसेंटेज पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय आर्सेनिक कंटेंट इज हाईएस्ट इन असम। देखिए, ओवरऑल लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग जो हैं आर्सेनिक कंटेंट कंटामिनेशन वाले वाटर से एक्सपोज्ड है, मतलब वैसा वाटर वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ओवरऑल नंबर वाइज अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुकाबले असम में ऐसे लोगों की संख्या कम है जो आर्सेनिक कंटामिनेशन वाले वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन परसेंटेज ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो असम के लगभग 60 to 65% जनता ऐसी है जो आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर रही है, विच इज हाईएस्ट फॉर एनी स्टेट। दूसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, मतलब तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल वगैरह है। तो पॉइंट ये है कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सब की जनसंख्या ज़्यादा है ना, तो इस कारण से एब्सोल्यूट टर्म्स में वहाँ पे ज़्यादा लोग कॉन्टामिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, आर्सेनिक कॉन्टामिनेटेड वाटर। लेकिन परसेंटेज वाइज दैट नंबर इज लेस, परसेंटेज वाइज दैट नंबर इज हाईएस्ट फॉर असम। आर्सेनिक कॉन्टामिनेशन को लेकर के लिमिट जो है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जिसके नीचे अगर आर्सेनिक कॉन्टामिनेशन हो तो टॉक्सिक नहीं माना जाएगा। आज पर WHO स्टैंडर्ड इट इज 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। असम में कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक कंटेंट इज मच हाइयर than this WHO prescribed limit. Sivsagar, Jorhat, Golaghat, Sonitpur, Lakhimpur, even Kamruk, Darang, Baksa, all of them have arsenic contamination much higher than the prescribed limit of WHO. Similarly, अगर हम फ्लोराइड कंटामिनेशन की बात करें, फ्लोरोसिस जिससे होता है, तो फ्लोराइड कंटामिनेशन में असम इतना आगे नहीं है। फ्लोराइड कंटामिनेशन में जो स्टेट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं वो है राजस्थान, फिर गुजरात एंड देन आंध्र प्रदेश। फ्लोराइड कंटामिनेशन के लिए जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, WHO द्वारा प्रिस्क्राइब लिमिट है। असम के अंदर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें ये फ्लोराइड कंटामिनेशन WHO की प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है। अगेन कामरूप इसमें आता है, उसके अलावा ग्वालपारा, कार्बी एंगलोंग, ये सब प्रिस्क्राइब लिमिट में फ्लोरोसिस फ्लोराइड कंटामिनेशन में यहाँ पे ज़्यादा है as per the limit prescribed by WHO. टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेट FDI इनफ्लो इन इंडिया हैज सर्ज्ड। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। एक दो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी, साथ ही साथ भारत में FDI ट्रेंड के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले समझिए कि ग्रॉस FDI मतलब ओवरऑल FDI हमारे देश में कितना आया।
फिर कुछ एफडीआई हमारे देश से बाहर भी जाता है, जो पहले से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था वो वापस भी जाता है, उसको कहा जाता है रिपैट्रिएशन। फॉरेन इन्वेस्टर आया था, अब वो वापस जा रहा है, तो उसको कहा जाएगा रिपैट्रिएशन। ग्रॉस एफडीआई माइनस रिपैट्रिएशन विल बी नोन एज नेट एफडीआई। ओके, अब देखिए, अगर आप ट्रेंड देखें रिपैट्रिएशन का, मतलब हमारे देश में जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा जो वापस लेकर के जा रहे थे, दैट ट्रेंड आप देखें तो इट हैज बीन स्लोली इंक्रीजिंग ओनली सिंस 2020। जब से रसिया यूक्रेन वॉर हुआ है, जब से ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई है, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में अनसर्टेनिटी हुई है, रिपैट्रिएशन यानी कि मूविंग अवे ऑफ एफडीआईज आउट ऑफ इंडिया हैज स्लोली इंक्रीज्ड। जनरली रिसेंट टाइम में एफडीआई रिपैट्रिएशन हैज गॉन डाउन, मतलब भारत से बहुत ज्यादा एफडीआई लोग लेकर के अब वापस नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि नेट एफडीआई हैज सर्ज्ड। नेट एफडीआई हैज बिकम $4.6 बिलियन इन द मंथ ऑफ फरवरी 2026। फरवरी 2026 में $4.6 बिलियन हुआ है। सो इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी दैट रिपैट्रिएशन इज कमिंग डाउन, यानी कि एफडीआई हमारे देश से बाहर कम जा रहे हैं और ओवरऑल नेट एफडीआई इज इंक्रीजिंग। इससे हमारा ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। So a reversal of trend is being seen in recent time. The trend which has started after Russia-Ukraine war, जहाँ पे repatriation was increasing, now that reversal of trend is being seen. 2025 में अगर हम बात करें, 2025 particularly was very bad year as far as FDI is concerned. 2025 में लगभग हर महीने में ही, 2025 से लेकर के 2026 तक के लगभग हर महीने में ही we had negative नेट एफडीआई, मतलब ओवरऑल हमारे देश से पैसा वापस बाहर ज्यादा जा रहा था, आ कम रहा था, क्योंकि रिपैट्रिएशन वाज वेरी वेरी हाई। उस हिसाब से एफडीआई आ कम रहा था, वैसा ज्यादा जा रहा था। उसके पीछे कारण ये था 2025 में कि यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, यानी कि वहां की जो सेंट्रल बैंक है, दे हैड इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट्स। जब उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए थे, तो वहां के बैंक्स ने भी अपना डिपॉजिट रेट बढ़ा दिया था। ओवरऑल उनके मार्केट में, जो उनका फाइनेंशियल एंड बैंकिंग मार्केट है, वहां पे पैसा डिपॉजिट करने पे हायर रिटर्न मिल रहा था। जैसे भारत में अगर रेपो रेट बढ़ता है तो जनरली फिर डिपॉजिट रेट भी बढ़ता है, लेंडिंग रेट भी बढ़ता है बैंक्स का। तो वैसे ही अमेरिका के अंदर जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, तो वहां के मार्केट में रिटर्न्स हायर देने लगे बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इस कारण से भारत में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, दे स्टार्टेड टू मूव अवे स्लोली। सो इंक्रीज्ड फेडरल reserve interest rate also had led to repatriation going back या फिर reduced FDI inflow। जबकि अमेरिका में बढ़िया रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टर्स को, तो वो भारत में क्यों आएंगे इन्वेस्ट करने? तो इंक्रीज्ड एफडीआई, फिर से पढ़िएगा, हायर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट लीडिंग टू हायर रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स इन द अमेरिकन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम लेड टू रिड्यूस्ड एफडीआई। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर यूपीएससी ने पिछले 10 साल में 2 बार प्रश्न पूछा है कि अगर अमेरिकन इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो उसका एफडीआई पे क्या असर पड़ेगा। ऑफ कोर्स एफडीआई पे नेगेटिव असर पड़ेगा इन इंडिया। जब वहां बढ़िया रिटर्न मिलेगा तो भारत में इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे? तो 2025 में ये बड़ा कारण था। अमेरिकन इकोनॉमी वाज ऑफरिंग हायर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स एंड दैट इज व्हाई नेट एफडीआई वाज नेगेटिव, क्योंकि एफडीआई आ कम रहा था हमारे देश में और रिपैट्रिएशन ज्यादा हो रहा था। लेकिन अब 2026 के फरवरी में आकर के मामला थोड़ा इंप्रूव हुआ है, रिपैट्रिएशन हैज गॉन डाउन एंड दैट इज व्हाई नेट एफडीआई हैज बिकम पॉजिटिव एंड दैट टू $4.62 बिलियन। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया अमेरिकन मार्केट और इंडियन एफडीआई के बीच का रिलेशन, उसके ऊपर मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एंथ्रोपिक्स माइथोस। एंथ्रोपिक माइथोस बार बार न्यूज में आ रहा है। दिस टॉपिक वुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक हाई लेवल मीटिंग की in order to identify risk that may arise because of Anthropic's new AI मॉडल जिसका नाम है माइथोस। देखिए, एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी है जो एक नया एआई मॉडल लेकर के आ रही है माइथोस। अभी उसको पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन उसके रिलीज होने से पहले ही दुनिया भर में एक कंसर्न राइज हो रहा है, क्योंकि ये माइथोस को बताया जा रहा है कि ये इतना पावरफुल है
कि ये खुद ही आइडेंटिफाई कर सकता है सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज, किसी भी सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ पे सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है और उनके वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हुए फिर उनका फायदा उठाते हुए तमाम साइबर फ्रॉड्स कर सकता है। तो इस कारण से दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो घबराई हुई हैं कि माइथोस जो है एंथ्रोपिक का नया एआई मॉडल, ये कहीं उनके बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स ना कर दे। साथ ही साथ कुछ न्यूज़ चैनल्स में, तो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स में ये भी खबर आ रही है जैसे सीएनबीसी वगैरह, कि एंथ्रोपिक माइथोस वैसे तो ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, बट इट इज बीइंग एक्सेस्ड बाय सम अनऑथराइज्ड यूजर्स। ऐसे यूजर्स के हाथ लग गया, साइबर फ्रॉड करने वालों के हाथ लग गया तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, उससे पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। तो दैट इज अ कंसर्न, दैट इज वाई आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने रिसेंटली मीटिंग की विद द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द बैंक्स। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी वहां मौजूद थे, अश्विनी वैष्णव जी। एंथ्रोपिक माइथोज न्यूज में है बार बार, तो हो सकता है आपको आपसे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Interstate water dispute governed by Interstate River Water Dispute Act of 1956, which is correct. Water is present in union list which gives exclusive power to the central government to make laws on it. This is wrong. Within the state, irrigation वगैरह के लिए state government के पास power है, that is matter of state list. And the decision of Interstate Water Dispute Tribunal has same effect as of Supreme Court. That is correct. ये final authority है. तो correct answer will be 1 and 3. इंडियन एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज के पास 90% मार्केट है एंड रियल टाइम मार्केट डील्स विथ नियर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके बाद चर्नोबिल डिजास्टर, उसके बाद ऑयल स्पिल इन गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड देन फुकुशिमा डिजास्टर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। बायोहैपी डिस्ट्रिक्ट, KE Panier district of Arunachal Pradesh, or it is being developed by as per the concept given by Dr. M.S. Swaminathan. So both statements seems to be correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.